विराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, अचानक उछला और अयांश को जोर से मुक्का मारा। जब उसने मुक्का मारा तो उसकी मुट्ठी से सुनहरी रोशनी फूटी। गेंगजिन की शक्ति? रुद्र थोड़ा हैरान था। क्या विराज ने भी गेंगजिन की शक्ति को समझ लिया था? नहीं, विराज की सुनहरी रोशनी बहुत कमजोर थी और इसकी तीक्ष्णता गेंगजिन की शक्ति से कम थी। इस मुक्के का सामना करते हुए अयांश ने एक हथेली से इसे धक्का दिया। उसकी हथेली से भी वही सुनहरी रोशनी निकल रही थी, लेकिन यह विराज की तुलना में अधिक मजबूत थी। धूम! दोनों शक्तियों के टकराव में विराज पीछे हट गया। इस पल में विराज का चेहरा पीला था, उसका दायां हाथ कांप रहा था और उसकी मुट्ठी लाल और चोटिल थी। दोनों के पास गेंगजिन की शक्ति है, लेकिन गेंगजिन की शक्ति कमजोर लगती है। रुद्र ने अपने दिमाग को प्राचीन और रहस्यमयी क्षेत्र में डुबो दिया। यह सामान्य है, वे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह गेंग मेटल की शक्ति है। यह शक्ति गेंग गोल्ड की शक्ति से उत्पन्न होती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह गेंग गोल्ड की सीमांत शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग करने के लिए इसे समझने की जरूरत नहीं है। आपको केवल विशेष परिस्थितियों में, विशेष क्षेत्र में, विशेष मार्शल आत्माओं को जोड़कर इसे अवशोषित और शुद्ध करना होता है। गेंगजिन की शक्ति बुरी आत्मा की शक्ति के समान है। दोनों एक ही स्तर की शक्तियां हैं। गेंगजिन की शक्ति के अलावा बिजली की शक्ति जैसी स्वर्ग और पृथ्वी की अन्य शक्तियां भी हैं। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत से लोग आमतौर पर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का अभ्यास करते हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा बुरी आत्माओं का अभ्यास करता है। वैसे हर तरह की शक्तियां हैं, सुदरस ने कहा। तो क्या इस बार गेंगजिन की शक्ति को और बेहतर किया जा सकता है? रुद्र ने पूछा। बिल्कुल, इसे उच्च स्तर तक तोड़ा जा सकता है, सुदरस ने कहा। तो जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति हमने समझी है, क्या इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास कोई लाभ नहीं है? रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। कोई लाभ नहीं, तुम गलत हो। स्वर्ग और पृथ्वी की उपशक्ति को विकसित करना और जमा करना आसान है, लेकिन इसकी सीमाएं भी बहुत सख्त हैं। पहले 4 स्तरों में स्वर्ग और पृथ्वी की उपशक्ति ठीक है। इसके लिए केवल क्वासीसेंट गोल्ड प्रकार की मार्शल आत्मा ही काफी है। लेकिन 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद आपको एक पवित्र ग्रेड मार्शल आत्मा की जरूरत होती है। स्तर जितना ऊंचा होता है, मार्शल आत्मा के लिए ग्रेड की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है, और यहां तक कि मार्शल आत्मा को पृथ्वी ग्रेड या उससे ऊपर तक पहुंचना पड़ता है, सुदरस ने शांति से कहा। पृथ्वी ग्रेड की मार्शल आत्माएं बहुत दुर्लभ हैं। यहां तक कि मेरी भ्रमनाशक आत्मा भी केवल स्वर्गीय संत ग्रेड की मार्शल आत्मा है, और यह पृथ्वी ग्रेड की मार्शल आत्माओं तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी की उपशक्ति को शुरुआती चरण में मार्शल आत्माओं के आधार पर सुधारना आसान है, लेकिन बाद के चरणों में इसे सुधारना मुश्किल होगा। तुमने जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समझी है वह अलग है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की उपशक्ति को दबा सकती है। इन बातों के बारे में रुद्र के पास सुदरस की कोई स्मृति नहीं थी, क्योंकि जब उसने विकल्प चुना था तो उसने कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियां चुनी थीं, और इस तरह की सामान्य ज्ञान वाली स्मृतियों की कोई जरूरत नहीं थी। रुद्र ने उम्मीद नहीं की थी कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र की कल्टीवेशन की विधि इतनी अनोखी होगी, जिसमें विभिन्न मार्शल आत्माओं का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी की उपशक्ति को विकसित किया जाता है। नश्वर क्षेत्र में कोई भी इस विधि को बिल्कुल नहीं जानता। अधिक से अधिक यह केवल बुरी आत्मा की कल्टीवेशन तक सीमित है। हालांकि दिमाग और आत्मा के बीच का संचार लंबा लग रहा था, यह केवल एक पल तक चला और रुद्र का दिमाग जल्दी ही अपने शरीर में वापस आ गया। विराज, कई सालों से तुम्हें नहीं देखा। तुम बहुत हिम्मती हो गए हो, लेकिन तुम्हारी क्षमता में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। पहले तुम्हें मैंने इतनी बार हराया, तुम भूल गए होंगे, है ना? कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगा। इतना ही नहीं, आज मैं तुम्हारा एक हाथ भी तोड़ दूंगा ताकि तुम भविष्य में एक हाथ से जियो। अयांश ने क्रूर हंसी के साथ कहा, और उसी समय वह विराज पर झपटा। जब 2 अतिथि योद्धाओं ने यह देखा तो वे जल्दी से उनके सामने रुक गए, लेकिन इस पल में विराज के साथ आए लोग पहले ही कार्रवाई कर चुके थे।
3 लोगों ने रुद्र और दोनों अतिथि योद्धाओं पर हमला किया। जो 2 अतिथि योद्धा विराज को रोकने जा रहे थे, उन्हें तुरंत रोक लिया गया। वे दोनों गहन सत्य क्षेत्र में थे और वे तुरंत वहीं लड़ने लगे। रुद्र को रोकने वाला एक दाढ़ी वाला आदमी था। जब उसने रुद्र की आभा को महसूस किया तो दाढ़ी वाले आदमी को आश्चर्य हुआ। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि हैदान क्षेत्र का एक लड़का चोल कबीले के प्रशिक्षण में हिस्सा लेने आएगा। हैदान क्षेत्र का होने के बावजूद यहां मजे लेने की हिम्मत करना वाकई दिलचस्प है। तुम्हें सचमुच जीने मरने की परवाह नहीं और तुम्हें यहां मरने का डर नहीं। दाढ़ी वाला आदमी हंसा। क्या तुमने नहीं कहा कि लोगों को मारना मना है? रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। मारना मना है? दाढ़ी वाला आदमी हंसा, जैसे कि वह रुद्र की नासमझी पर हंस रहा हो। वाकई बेवकूफी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चोल कबीले के लोग एक दूसरे को नहीं मार सकते और हम भी उन्हें नहीं मार सकते, लेकिन बाकी लोगों को मारा जा सकता है। बाकी लोगों को मारा जा सकता है? तो तुम मुझे मारना चाहते हो? रुद्र ने दाढ़ी वाले आदमी को देखा। तुम्हें मारना मेरे समय की बर्बादी है। अगर तुम समझदार हो तो यहां से चले जाओ। दाढ़ी वाले आदमी ने अधीरता से हाथ हिलाया। वह हैदान क्षेत्र के एक छोटे से लड़के को नहीं मारेगा। रुद्र ने दाढ़ी वाले आदमी को आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तुम्हारी दया ने तुम्हारी जान बचाई, रुद्र ने दाढ़ी वाले आदमी से कहा। क्या? दाढ़ी वाले आदमी ने भौहें चढ़ाईं। अचानक रुद्र ने कार्रवाई की। धूम! मुक्के की तेज आवाज के साथ 4 स्तरों की बुरी शक्ति निकली और दाढ़ी वाला आदमी उसी पल में मुक्के से उड़ गया। दूर गिरने वाला दाढ़ी वाला आदमी खून उगलने से खुद को रोक नहीं सका और उसकी 2 पसलियां उसी पल टूट गईं। शारीरिक कल्टीवेशन, 4 स्तरों की बुरी शक्ति। दाढ़ी वाला आदमी रुद्र को सदमे में देख रहा था। इस पल में उसे आखिरकार समझ आया कि रुद्र ने क्यों कहा कि उसकी दया ने उसकी जान बचाई। रुद्र का अभी का मुक्का पहले से ही संयमित था। अगर वह मुक्का और जोर से होता तो वह दाढ़ी वाले आदमी को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। रुद्र ने दाढ़ी वाले आदमी की ओर देखा भी नहीं, बल्कि एक लंबे और पतले मार्शल योद्धा की ओर दौड़ा जो कि किंग के खिलाफ लड़ रहा था। उसकी गति बिजली की तरह थी, इतनी तेज कि गहन सत्य क्षेत्र के लंबे और पतले मार्शल योद्धा के चेहरे पर भी सदमे का भाव था। जब उसने रुद्र के मुक्के के इरादे और 4 स्तरों की बुरी शक्ति को देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। धूम! मुक्कों के विस्फोट के तहत लंबा और पतला मार्शल योद्धा खून उगलने की स्थिति में पीटा गया। उसके साथ लड़ रहा के किंग स्तब्ध रह गया और रुद्र को घूरने लगा। रुद्र आगे बढ़ा और मुक्का मारा। लंबा और पतला मार्शल योद्धा ने अपनी शक्ति को उन्मत्त रूप से छोड़ा और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रुद्र के मुक्के से छेद दिया गया। 4थे स्तर की बुरी शक्ति इतनी तानाशाही थी कि गहन सत्य क्षेत्र के मार्शल योद्धा के लिए भी इसका विरोध करना मुश्किल था। मुक्के के इरादे की परतों ने उसे छेद दिया और लंबा और पतला मार्शल योद्धा गिर गया। उनके लाए 2 लोग गिर गए। आयांश, जो विराज को दबा रहा था, ने यह देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि हैदान क्षेत्र का एक मार्शल योद्धा इतना मजबूत होगा। शारीरिक कल्टीवेशन, 4 स्तरों की बुरी शक्ति। आयांश का चेहरा अंधेरा था। शारीरिक कल्टीवेशन पहले से ही बहुत दुर्लभ थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष बुरी शक्ति को 4थे स्तर तक विकसित कर सकता है। विराज को एक ही झटके में मारने के बाद आयांश ने रुद्र को उदास चेहरे से देखा। मुझे लगता है कि तुम जीने से तंग आ चुके हो, मेरे लोगों को छूकर। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे प्रति वफादार होने को तैयार हो और मेरा अनुयायी बन जाओ तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें विराज से 2 गुना दूंगा। मैं विराज का अनुयायी नहीं हूं, रुद्र ने जवाब दिया। मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरा अनुयायी हो या नहीं, आयांश ने गर्व से कहा। मुझे तुम्हारा अनुयायी बनने के लिए सपना देख रहे हो और तलवार का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता। रुद्र ने बोलने के बाद उसके शरीर से और मजबूत तलवार का इरादा फूटा। मुक्के के इरादे की तुलना में रुद्र तलवार के इरादे का उपयोग करना अधिक पसंद करता था, क्योंकि तलवार का इरादा अधिक मजबूत और अधिक तानाशाही था। धूम!
30 फीट लंबी तलवार नीचे कटी। अयांश ने उन्मत्त रूप से अपनी शक्ति को जुटाया, लेकिन फिर भी वह तलवार से खून उगलकर पीछे उड़ गया। वह उसी पल गिर गया और उसके घुटने जमीन पर जोर से टकराए। क्या? अयांश एक तलवार को भी नहीं रोक सका। एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे दोनों के किंग और अयांश के साथ आए दूसरे व्यक्ति सभी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केवल हैदान क्षेत्र की कल्टीवेशन वाला रुद्र इतना मजबूत हो सकता है। तलवार शरीर का सह कल्टीवेशन करने वाला 4 स्तरों की बुरी शक्ति। इससे भी ज्यादा उसका तलवार का इरादा भयानक है। ठीक गहन सत्य क्षेत्र में अयांश को एक ही झटके में मारने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि उसका तलवार का इरादा कम से कम तलवार राजा क्षेत्र तक पहुंच चुका है। रुद्र को देखने वाली दोनों के किंग की नजरें पहले से कुछ अलग थीं। पहले वे तिरस्कारपूर्ण थीं, लेकिन अब उनमें डर और यहां तक कि थोड़ा सम्मान भी दिखाई दे रहा था। रुद्र ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। केवल एक मुक्के से लंबे और पतले मार्शल योद्धा को मारने के बाद रुद्र के शरीर के अंदर प्राचीन गुप्त क्षेत्र में कुछ कमजोर गैंगजिन की शक्ति थी। यह गैंग मेटल की शुद्ध शक्ति नहीं थी, बल्कि उपगैंग मेटल की शक्ति थी। इन उपगैंग मेटल की शक्ति को बदलने के बाद यह स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध शक्ति के दूसरे स्तर के बराबर थी। जाहिर है उस लंबे और पतले मार्शल योद्धा ने भी गैंगजिन की शक्ति की कल्टीवेशन की थी। रुद्र को उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन गुप्त क्षेत्र गैंगजिन की शक्ति को भी अवशोषित कर सकता है। यह गैंगजिन की शक्ति को भी अवशोषित कर सकता है। सोद्रस की हैरान आवाज आई। तुम्हें नहीं पता था? रुद्र ने आश्चर्य से कहा। मुझे कैसे पता हो सकता था? अगर मुझे पता होता तो मैं उन गद्दारों के साथ अपनी जान की बाजी नहीं लगाता। सबसे बुरा हाल यह होता कि मैं पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में गिर जाता और फिर पुनर्निर्माण करता। कुछ वर्षों में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अवशोषित और बदलकर मैं गैंगजिन की 9वें स्तर की शक्ति के लिए लक्ष्य बना सकता था। सुद्रस ने गहरी सांस ली। अपने जीवन में उन्होंने अधिकतम 8वें स्तर के शिखर तक पहुंचा था। उन्होंने कभी गैंगजिन की 9वें स्तर की शक्ति को नहीं देखा था। विराज ने रुद्र को सदमे में देखा। उसने अभी भी रुद्र की ताकत को कम आंका था। उस समय रुद्र ने एक ही झटके में एक हत्यारे को मार डाला और 2 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने सोचा था कि यह तीनों हत्यारों की लापरवाही और रुद्र के छिपकर हमले की वजह से था। अब ऐसा लगता है कि अगर तीनों हत्यारे लापरवाह नहीं होते तब भी रुद्र उन्हें उसी पल मार सकता था। तूने मेरे भाई को मारा, बस मेरे लिए इंतजार कर। गहन सत्य क्षेत्र में एक और मार्शल योद्धा ने क्रूर नजरें दिखाईं। वह जानता था कि वह रुद्र का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने रुके बिना पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। अगर हम रुद्र को नहीं हरा सकते तो क्या हम इस लड़के के परिवार को नहीं हरा सकते? रुको, मुझे आखिर में यह मत पता चल जाए कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। मैं तुम्हें जीवन भर पछतावा करवाऊंगा। चटाक। 4 स्तरों की बुरी शक्ति के तहत तलवार राजा क्षेत्र की तलवार की रोशनी ने गहन सत्य क्षेत्र के मार्शल योद्धा के शरीर को छेद दिया। अगले पल रुद्र उसके सामने प्रकट हुआ। गहन सत्य क्षेत्र का मार्शल योद्धा रुद्र को अविश्वास से घूर रहा था। वह इतनी दूर भाग चुका था, फिर रुद्र ने उसे कैसे पकड़ लिया? विराज और अन्य लोगों के चेहरों पर भ्रम के भाव थे। उन्होंने नहीं देखा कि रुद्र ने कैसे पीछा किया। उन्होंने केवल रुद्र को उसी पल गायब होते देखा। फिर गहन सत्य क्षेत्र का मार्शल योद्धा तलवार की रोशनी से छेद दिया गया। रुद्र ने तलवार का इरादा वापस लिया, विराज और अन्य लोगों के पास लौटा और गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठे अयांश को देखा। इस पल में अयांश का चेहरा तनावग्रस्त था और उसका शरीर कांप रहा था। इसका फैसला तुम्हें करना है, रुद्र ने विराज से कहा। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में अयांश को मारना उसके लिए कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने इसे स्वाभाविक रूप से विराज के हवाले छोड़ दिया। विराज, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम कबीले के नियम तोड़ोगे और तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। अयांश ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा एक हाथ हटा दूंगा। विराज ने अपनी तलवार अयांश के कंधे पर मारी और उसका बायां हाथ कट गया। तीखी चीख के साथ अयांश ने अपने बाएं कंधे को ढंका और क्रूर चेहरे के साथ कहा, विराज, घमंड मत कर, मेरे लिए इंतजार कर,
मेरी बहन विरुषा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। रुद्र, चलो, उस पर समय बर्बाद मत करो। विराज ने अयांश की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। यहां एक पल की देरी अंतिम स्कोर को प्रभावित करेगी। रुद्र ने सिर हिलाया और समूह आगे बढ़ता रहा। लगभग 10 मील चलने के बाद रुद्र रुक गया। रुद्र, क्या हुआ? विराज ने भौहें चढ़ाईं। अगर हम इस तरह चलते रहे तो हमें नहीं पता कि फिनिश लाइन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैं इस बार यहां गुप्त साधना क्षेत्र में प्रवेश करने का एकमात्र स्थान जीतने आया हूं। रुद्र ने कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम जल्दी फिनिश लाइन तक पहुंच सकते हैं। क्या तरीका? विराज ने पूछा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम मुझे रिकवरी गोलियां दे सकते हो। हम दोनों एक साथ तेजी से जाएंगे, रुद्र ने कहा। विराज ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर जल्दी से फैसला लिया और अन्य 2 अतिथियों से कहा, आप दोनों, अंतिम परिणाम हासिल करने के लिए मुझे रुद्र के साथ जाना होगा। इस बार आप दोनों की मदद मिली है। अगर मैं इस बार शीर्ष पर पहुंच सका तो लौटने पर मैं अपने पिता को बताऊंगा और आप दोनों को भारी इनाम दूंगा। दोनों को एहसास हुआ कि इस बार उनके पास गुप्त साधना क्षेत्र के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई मौका नहीं था। आखिरकार रुद्र जैसा शक्तिशाली सहायक था और रुद्र गुप्त साधना क्षेत्र जीतने के लिए दृढ़ था। अगर वे इसे छीनना चाहते तो पहले रुद्र को हराना होगा। रुद्र को हराना? रुद्र को गहन सत्य क्षेत्र के एक मार्शल योद्धा को मारते देखने के बाद उनके पास अब ऐसा कोई विचार नहीं था। युवा मालिक, आप बहुत विनम्र हैं। जैसा युवा मालिक ने कहा वैसे ही करें। दोनों अतिथियों ने जल्दी कहा, रुद्र, चलो शुरू करें। विराज भी एक निर्णायक व्यक्ति था। फैसला लेने के बाद वह अब और देर नहीं करता। रुद्र दौड़ पड़ा। विराज बारीकी से पीछे चल रहा था। हालांकि वह गहन सत्य क्षेत्र में था, वह केवल मुश्किल से रुद्र की गति के साथ तालमेल बिठा पा रहा था। रुद्र न केवल पूरी ताकत से दौड़ रहा था, बल्कि उसकी शारीरिक कल्टीवेशन के कारण उसकी सहन शक्ति भी बहुत अधिक थी। उसका अधिकांश दौड़ना उसकी शारीरिक ताकत और कुछ हद तक उसकी सच्ची ऊर्जा पर निर्भर था। विराज केवल अपनी सच्ची ऊर्जा का उपभोग करके दौड़ सकता था। सभी रास्ते लूटते हुए रुद्र और विराज आखिरकार एक और समूह से मिले। नेता एक सीधा वंशज था जिसका नाम नितिन था। उसके पीछे 3 मार्शल योद्धा थे। बिना एक शब्द कहे रुद्र ने सीधे कार्रवाई की और खूनी तलवार छोड़ा। स्वर्गीय तलवार। उज्ज्वल तलवार की रोशनी के साथ नितिन और 4 लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। तलवार की रोशनी बिजली की तरह तेजी से गिरी। वे इसे टाल नहीं सके और केवल पूरी ताकत से हमला कर सके। धूम! नितिन सहित 4 लोग घायल हो गए और खून उगलने लगे। तलवार कल्टीवेशन, 4 स्तरों की बुरी शक्ति। नितिन और अन्य लोग रुद्र को सदमे में देख रहे थे। तुम लोग किस दिशा से आए थे? रुद्र ने अपनी खूनी तलवार एक व्यक्ति के गले पर रखी। मुझे नहीं पता, उस आदमी ने दांत पीसते हुए कहा और रुद्र को नाराजगी से देखा। अगले पल रुद्र की तलवार उस आदमी की गर्दन में घुस गई। यह चोल कबीले का अनुभव है। चोल कबीले के सीधे वंशज आमतौर पर एक दूसरे को नहीं मारेंगे, लेकिन बाकी लोग ऐसा कर सकते हैं। अधिक इनाम पाने के लिए वे यहां तक कि गंदे काम भी कर सकते हैं। मैं बताता हूं, नितिन ने कहा। हालांकि रुद्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, विराज कर सकता है। भले ही विराज उसे न मारे, वह उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है। बाद में नितिन ने रुद्र और अन्य 2 लोगों को पिछले क्षेत्र का वर्णन किया। नितिन की स्थिति जानने के बाद रुद्र ने 2 अनुयायियों की टांगें तोड़ दीं और वे उसी पल बाहर हो गए। नितिन ने जटिल भावनाओं के साथ विराज और रुद्र को जाते हुए देखा। पता नहीं विराज ने कहां से ऐसा लड़का ढूंढा जो उसकी मदद कर रहा है। नितिन की आंखों में ईर्ष्या थी। अगर रुद्र जैसे लड़के की मदद होती तो उसका मूल्यांकन निश्चित रूप से शीर्ष पर पहुंच जाता। रुद्र और विराज के प्रकट होने के कारण उनके प्रशिक्षण के प्राचीन गठन स्थान में बहुत हलचल मच गई। सीधे वंशज एक के बाद एक हार गए और सहायता करने वाले बाहरी लोग सभी रुद्र द्वारा घायल और अक्षम कर दिए गए। रुद्र ने एक समूह से निपटने के बाद विराज को लेकर आगे बढ़ता रहा। बहन, ये वही है, उस लड़के ने मुझे चोट पहुंचाई। सामने से एक परिचित आवाज आई। मैंने देखा कि अयांश किसी के साथ आ रहा था। कटा हुआ हाथ फिर से जोड़ दिया गया था
हालांकि यह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अब यह स्वतंत्र रूप से हिल सकता था। अयांश और अन्य लोगों को देखकर विराज का चेहरा अचानक बदल गया। विरुषा के अलावा देवराज ने भी अन्य लोगों को साथ लाया था। ये दोनों लोग चोल कबीले में शीर्ष व्यक्तियों में से थे। क्या तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई? विरुषा ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा, और इससे पहले कि रुद्र कुछ बोल पाता, उसका लहजा अचानक ठंडा हो गया। तुम बहुत हिम्मती हो। मेरे चोल कबीले के अनुभव के जरिए मेरे चोल कबीले के सीधे वंशज को बदनाम करने की हिम्मत की। तुम सचमुच सोचते हो कि तुम क्या हो? तुरंत घुटनों पर बैठ जाओ, युवा मालिक को सिर झुकाओ और माफी मांगो। विरुषा के पीछे एक मार्शल योद्धा ने गहरी आवाज में चिल्लाया। घुटनों पर बैठ जाओ और तुम अभी भी जीवित रह सकते हो। अगर तुम नहीं बैठे तो तुम मर जाओगे, एक और मार्शल योद्धा ने कहा। देवराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उदासीन चेहरे के साथ रुद्र और विराज को देखा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। भाई विराज, अपना ख्याल रखो, रुद्र ने कहा। विराज ने दांत पीसकर सिर हिलाया। वह जानता था कि रुद्र क्या करने जा रहा है, और फिर वह जल्दी से पीछे हट गया और विरुषा और अन्य लोगों से दूरी बना ली। अगले पल रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका पूरा शरीर तुरंत एक तलवार में बदल गया। तलवार की छाया पूरे आकाश में उसके साथ थी और वह सीधे विरुषा पर कट गई। धूम! विरुषा को काटकर कुछ दूरी तक पीछे खिसका दिया गया। उसका चेहरा उसी पल पीला पड़ गया। अगर उसकी सिगेंग मेटल की शक्ति तीसरे स्तर तक नहीं पहुंची होती तो वह घायल हो गई होती। क्या? सब लोग स्तब्ध रह गए और देवराज को भी आश्चर्य हुआ। रुद्र के शरीर में उभरते हुए आश्चर्यजनक तलवार के इरादे और 4 स्तरों की बुरी शक्ति को देखकर सभी के चेहरे गंभीर हो गए, और जो 2 मार्शल योद्धा पहले रुद्र को डांट रहे थे, उन्होंने तुरंत बोलना बंद कर दिया। तलवार कल्टीवेशन, तलवार राजा क्षेत्र में तलवार का इरादा और 4 स्तरों की बुरी शक्ति। हालांकि रुद्र के पास केवल हैदान क्षेत्र की कल्टीवेशन थी, इस पल में कोई भी उसकी कम कल्टीवेशन के कारण उसे कम नहीं आंक रहा था। अगर यह चोल कबीले का प्रशिक्षण मैदान नहीं होता तो तुम अब तक मर चुकी होती। रुद्र ने विरुषा को उदासीनता से देखा। ये शब्द सुनकर विरुषा का चेहरा लाल और सफेद हो गया। वह अपने हमउम्र लोगों में चोल कबीले में शीर्ष 3 में थी, और रुद्र ने वास्तव में उसका इस तरह मजाक उड़ाया। क्या तुम सोचते हो कि तुम में इतनी क्षमता है कि तुम मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित कर सको? विरुषा बहुत गुस्से में थी। विरुषा! देवराज ने अचानक उसे पुकारा। देवराज द्वारा रोके जाने पर विरुषा एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने फिर से कुछ नहीं कहा। बस रुद्र को गुस्से से देखती रही। यह छोटा लहजा नहीं है। देवराज ने रुद्र को देखा और कहा, चूंकि तुम में इतनी मजबूत क्षमता है, तुम यहां गुप्त साधना क्षेत्र के कोटे के लिए आए हो। इस स्थिति में इन 6 लोगों को कार्रवाई करने दो। अगर तुम इनसे निपट सकते हो तो मैं फैसला कर सकता हूं। मैं तुम्हें गुप्त साधना क्षेत्र का स्थान दूंगा। क्या तुम फैसला कर सकते हो? रुद्र ने देवराज को देखा। बिल्कुल, और विरुषा और मेरे द्वारा लाए गए लोग पहले से ही सबसे मजबूत हैं। अगर वे तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते तो वे गुप्त साधना क्षेत्र के स्थान के लिए योग्य नहीं हैं, देवराज ने कहा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी पल गायब हो गया। क्या? देवराज को आश्चर्य हुआ। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, रुद्र पहले से ही विरुषा द्वारा लाए गए एक बाहरी व्यक्ति के सामने प्रकट हो चुका था। तलवार का इरादा गुजरा और बाहरी व्यक्ति अपनी शक्ति को बार बार उकसाता रहा ताकि वह विरोध कर सके। हालांकि 4 स्तरों की बुरी शक्ति द्वारा समर्थित अटूट तलवार का इरादा था। बाहरी व्यक्ति इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। वह केवल यह देख सकता था कि तलवार का इरादा उसके दिल को छेद रहा था, और फिर वह जमीन पर गिरकर मर गया। मरने वाला व्यक्ति वही था जिसने रुद्र को डांटा था और कहा था कि रुद्र को घुटनों पर बैठना होगा वरना वह मर जाएगा। एक व्यक्ति को तुरंत मार डाला। बाकी 5 लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। विरुषा का चेहरा अत्यंत कुरूप और जटिल था। उसके द्वारा लाए गए व्यक्ति की क्षमता को बाहरी जातियों में सबसे मजबूत कहा जा सकता था। वह चोल कबीले के अधिकांश सीधे वंशजों से कहीं अधिक मजबूत था। फिर भी उसे रुद्र ने इस तरह तुरंत मार डाला। क्या फिर से कार्रवाई करने की जरूरत है?
रुद्र ने देवराज को देखा। जरूरत नहीं, वह स्थान तुम्हारा है। देवराज ने रुद्र को गहरी नजर से देखा और तुरंत फैसला लिया। देवराज, विरुषा ने असंतोष दिखाया और कुछ कहना चाहा, लेकिन देवराज ने उसे बीच में रोक दिया। मैंने फैसला कर लिया है। उसकी क्षमता के साथ वह गुप्त साधना क्षेत्र का स्थान पाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। ठीक है, फिर से मत कहो। अगर तुमने फिर से कहा तो मुझे दोष मत देना कि मैं असभ्य हूं। विरुषा ने दांत पीसकर आखिरकार कुछ नहीं कहा। तुम्हारा नाम क्या है? देवराज ने रुद्र को देखा। रुद्र। रुद्र ने जवाब दिया। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे यहां आकर बैठो। विराज को पता है कि मैं कहां रहता हूं। देवराज ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जब समय होगा मैं रुद्र को वहां ले जाऊंगा। विराज ने उत्साहपूर्ण चेहरा दिखाया जो देवराज की स्वीकृति के बराबर था। हालांकि वे एक ही कबीले के सीधे वंशज थे, हर कोई देवराज के संपर्क में नहीं आ सकता था। यहां तक कि विराज भी देवराज की सहमति के बिना उससे संपर्क नहीं कर सकता था। अनुभव लगभग खत्म हो चुका है। चलो निकास की ओर चलते हैं। देवराज ने विराज और रुद्र से कहा। देवराज, क्या तुमने निकास ढूंढ लिया है? विराज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे थोड़ी देर पहले मिला था, देवराज ने जवाब दिया। देवराज के नेतृत्व में समूह जल्दी ही निकास पर पहुंच गया। निकास छोड़ने के बाद कोई जल्दी से देवराज और अन्य लोगों का मूल्यांकन करने आया। जल्द ही मूल्यांकन निकल आया। देवराज इस बार सीधे वंशज प्रशिक्षण में पहले स्थान पर रहा। उसके बाद विरुषा और आश्चर्यजनक रूप से विराज ने तीसरा स्थान हासिल किया। बाहरी कबीलों के मूल्यांकन में क्योंकि देवराज ने सामने आकर स्थिति समझाई और चोल कबीले ने पुनः जांच की, रुद्र ने बाहरी कबीलों में सबसे अधिक अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया, जिससे अन्य बाहरी कबीलों में ईर्ष्या हुई। सूरज नामक एक मार्शल योद्धा ने अनिच्छा से 36 नीलम आत्मा पत्थर रुद्र को सौंप दिए, क्योंकि यह पहले का दांव था और बाहरी जाति में पहला स्थान पाने वाला व्यक्ति 36 नीलम आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकता था। रुद्र, इस बार सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे बिना मैं वाकई इतने अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर पाता। सबसे खुश व्यक्ति निस्संदेह विराज था। तीसरा स्थान पाना विराज के लिए अकल्पनीय था। प्रशिक्षण में भाग लेने से पहले उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह सबसे नीचे न रहे। गुप्त साधना क्षेत्र का कोटा कब आएगा? रुद्र ने विराज से पूछा। इसमें 1 या 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि इसे अभी भी समीक्षा की जरूरत है। चिंता मत करो, तुम पहले से ही पहले स्थान पर हो और देवराज की गारंटी के साथ वह स्थान निश्चित रूप से तुम्हारा है। विराज ने जल्दी कहा। रुद्र, चलो बाहर चलते हैं और कहीं बैठकर पीते हैं। नहीं, मैंने बहुत खपत की है और आराम करना चाहता हूं। रुद्र ने सिर हिलाकर मना कर दिया। चूंकि रुद्र आराम करना चाहते हैं, मैं जोर नहीं दूंगा। विराज ने रुद्र पर जोर नहीं डाला। बाद में रुद्र ने चोल कबीले को छोड़ दिया और इंद्रपुर में डीटिंग टावर पर आया, जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए समर्पित स्थान था। पता नहीं युवा मालिक को क्या चाहिए। एक परिचारक ने स्वागत करने के लिए आया। मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। रुद्र ने एक बैंगनी आत्मा क्रिस्टल निकाला। परिचारक मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। जो व्यक्ति बैंगनी आत्मा क्रिस्टल निकाल सकता था वह एक बड़ा ग्राहक था और उसने जल्दी से रुद्र को अंदर ले गया। आप कौन सी खबर लेना चाहते हैं? परिचारक ने पूछा। आप इसे संभाल लें। रुद्र ने लापरवाही से 3 और बैंगनी आत्मा क्रिस्टल निकाले। ठीक है, मैं अभी प्रबंधक को बुलाता हूं। परिचारक जल्दी चला गया और जल्द ही एक मोटा ताजा प्रबंधक आया। पता नहीं यह युवा व्यक्ति कौन सी खबर लेना चाहता है, प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 बैंगनी आत्मा क्रिस्टल, 4 लोगों का ठिकाना पता करें। ये 4 लोग 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। उनमें से एक मध्यम आयु का है और उसका रूप। रुद्र ने अंकल, स्नेहा और अन्य लोगों की पूरी शक्ल और विशेषताएं बताईं। प्रबंधक ने परिचारक को जल्दी से उन्हें चित्रित करने के लिए कहा और फिर 4 लोगों की शक्ल चित्रित की। रुद्र ने पुष्टि करने के बाद कि वे सही हैं, 4 बैंगनी आत्मा क्रिस्टल स्वीकार किए। चिंता न करें, युवा मालिक, 3 महीनों के भीतर अगर व्यक्ति अभी भी जीवित है
तो हमारा डीटिंग टावर निश्चित रूप से उसे ढूंढ लेगा। प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा, 4 बैंगनी आत्मा क्रिस्टल का उपयोग 4 लोगों का ठिकाना पता करने के लिए करना पहले से ही बहुत बड़ा मुनाफा था। वास्तव में रुद्र को केवल 2 गोलियां लेने की जरूरत थी, लेकिन डीटिंग टावर को और मेहनत करने के लिए उसने कीमत 2 गुनी कर दी। अगर आप 3 महीनों के भीतर किसी को ढूंढ लेते हैं तो मैं आपको 4 और बैंगनी आत्मा क्रिस्टल इनाम के रूप में दूंगा, रुद्र ने कहा। अगर युवा मालिक ऐसा कहते हैं तो मैं बाद में हमारे डीटिंग टावर से कांस्य पदक डीटिंग को जांच के लिए भेजूंगा। अगर कांस्य डीटिंग को भेजा गया तो समय और कम होगा, प्रबंधक ने जल्दी कहा। रुद्र ने सिर हिलाया, फिर एक और बैंगनी आत्मा क्रिस्टल निकाला और मेज पर रखा। मैं कुछ और खबर लेना चाहता हूं, युवा मालिक, कृपया बताइए। डीटिंग टावर में और कुछ नहीं, केवल सबसे अधिक जानकारी है, प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र एक बड़ा ग्राहक था। मैं जानना चाहता हूं कि हाल के समय में इंद्रपुर क्षेत्र से कोई नश्वर क्षेत्र में गया है, रुद्र ने कहा। हाल ही में नश्वर क्षेत्र में गए लोग? मुझे जांचने दें। कृपया एक पल के लिए बैठें, युवा मालिक, मैं तुरंत आता हूं। प्रबंधक जल्दी चला गया। रुद्र चुपचाप इंतजार करता रहा। अगर इंद्रपुर क्षेत्र नश्वर क्षेत्र में प्रवेश करता तो यह सुदूर पूर्व के 7 राज्यों का स्थान होगा। जिस व्यक्ति ने उप प्रभारी को रक्त गर्त को संभालने के लिए भेजा, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र का व्यक्ति होगा। अगर वह यह पता लगा ले कि वह कौन है, तो वह निश्चित कर सकता है कि उसने रुद्र को मारने के लिए रक्त गर्त को भेजा था। थोड़ी देर बाद प्रबंधक आया। युवा मालिक, आपको लंबा इंतजार करवाया। मैंने जांच की और पाया कि हाल के समय में इंद्रपुर क्षेत्र से बहुत कम लोग नश्वर क्षेत्र में गए हैं। सबसे पहले जिन कबीले के वेदांत और 3 अनुयायी गए थे, वे अभी तक नश्वर क्षेत्र से वापस नहीं आए हैं। फिर खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल की संघमित्रा है, मिसबाई। उन्होंने कुछ दिन पहले क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन के जरिए नश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया, प्रबंधक ने कहा। कोई और है? रुद्र ने पूछा। नहीं, अब केवल यही लोग हैं जो नश्वर क्षेत्र में गए हैं, प्रबंधक ने सिर हिलाया। खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल की संघमित्रा, मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी तुमने किसी को मुझे मारने के लिए भेजा। चूंकि तुम मुझे मारना चाहती हो, मैं तुम्हें कभी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। रुद्र की पुतलियां हल्के से सिकुड़ीं। इस अवधि में केवल युवा मालिक वेदांत और अन्य लोग और खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल की संघमित्रा नश्वर क्षेत्र में गए। युवा मालिक वेदांत और अन्य पहले से ही मर चुके थे। स्वाभाविक रूप से केवल संघमित्रा बची थी। रुद्र को याद आया कि खजाना हॉल का मालिक कुछ समय पहले उसके पास आया था और उसे तथाकथित परीक्षा में भाग लेने के लिए कहा था। संघमित्रा ने किसी को उसे मारने के लिए भेजा था। जाहिर है यह परीक्षा से संबंधित था। कारण चाहे जो भी हो, अगर संघमित्रा उसे मारना चाहती थी तो रुद्र स्वाभाविक रूप से उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। मुझे इन लोगों की जानकारी और हाल के समय में उनके ठिकाने चाहिए। रुद्र ने एक और बैंगनी आत्मा क्रिस्टल निकाला। बैंगनी आत्मा क्रिस्टल देखकर प्रबंधक की मुस्कान और चमकदार हो गई। उसने बहुत से उदार लोगों को देखा था और यह पहली बार था कि रुद्र इतना उदार था। चूंकि युवा मालिक इतने उदार हैं, मुझे इन लोगों की सारी जानकारी पता है, प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा। वेदांत जिन कबीले से आता है, वह एक सीधा वंशज है, लेकिन मुख्य वंश नहीं है। उसकी कल्टीवेशन का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। केवल उसके द्वारा लाए गए 3 लोग सभी वेदांत के अनुयायी थे। प्रबंधक ने वेदांत और उसके समूह के बारे में सारी जानकारी दी, यहां तक कि वेदांत के माता पिता की पृष्ठभूमि का विवरण भी। रुद्र चुपचाप सुनता रहा, बिना किसी अधीरता के। इसके बजाय वह ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे चुपके से याद कर रहा हो। यह इसलिए किया गया ताकि प्रबंधक को यह न पता चले कि वह जिस व्यक्ति की जांच करना चाहता था वह संघमित्रा थी। लगभग आधे घंटे में प्रबंधक ने वेदांत और अन्य लोगों के बारे में जो कुछ भी जानता था वह सब बता दिया। मिस संघमित्रा खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल के दूसरे बुजुर्ग की सीधी पोती हैं। उनकी स्थिति अत्यंत प्रतिष्ठित है। वह अपनी शुरुआती 20वां दशा में हैं और उनकी कल्टीवेशन ताव की खोज के क्षेत्र तक पहुंच चुकी है, प्रबंधक ने कहा।
खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल के दूसरे बुजुर्ग की सीधी पोती का पूर्वी सीमा में अत्यंत प्रतिष्ठित दर्जा है और वह ऐसी व्यक्ति है जिसे सामान्य लोग उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन रुद्र के लिए संघमित्रा की पहचान चाहे जो भी हो, अगर वह उसे मारना चाहती थी तो उसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। रुद्र को जो बात हैरान करती थी वह यह थी कि संघमित्रा पथ की खोज के क्षेत्र में थी। पथ की खोज का क्षेत्र वह है जिसे नश्वर क्षेत्र में मार्शल सम्राट क्षेत्र कहा जाता है। पूर्व में सिहोट, मार्शल सम्राट समायरा और अन्य सभी पथ की खोज के क्षेत्र में थे। उनकी कल्टीवेशन न केवल ताओ की खोज के क्षेत्र में है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उप आध्यात्मिक ज्वालाओं की शक्ति को 5वें स्तर तक विकसित किया है और उन्होंने 3 शीर्ष स्तरीय स्वर्ग स्तर की मार्शल कलाएं विकसित की हैं। प्रबंधक ने यह कहते हुए एक पल के लिए रुका और फिर जारी रखा। मिस संघमित्रा कल इंद्रपुर पहुंची थीं। चूंकि प्राचीन अवशेष जल्द ही खुलने वाले हैं, वह कम से कम 3 महीने तक यहां रहेंगी। इंद्रपुर में प्राचीन अवशेष खुलने वाले हैं? रुद्र को आश्चर्य हुआ। हाल ही में दक्षिणी जिले में बहुत हलचल हुई है। कई प्राचीन अवशेष खोजे गए हैं। प्रमुख ताकतों ने पहले से ही लोगों को जांच के लिए भेजा है। उन प्राचीन अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन अवशेष 3 महीनों के भीतर खुल जाएंगे। विशिष्ट उद्घाटन समय अभी तक पता नहीं है, लेकिन बहुत से लोग पहले से ही आ चुके हैं, जिसमें सहस्त्र योजन महल के युवा महल मालिक और शिवालिक महल का तीसरा महल शामिल है। प्रबंधक ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, इन लोगों की स्थिति अत्यंत असाधारण है, विशेष रूप से सहस्त्र योजन महल के युवा मालिक की, जिनकी स्थिति और भी प्रतिष्ठित है। सहस्त्र योजन महल हमारी आध्यात्मिक डोमेन की पूर्वी सीमा में बचा हुआ एकमात्र 10,000 वर्षों की ताकत है। रुद्र को स्वाभाविक रूप से सहस्त्र ताकत के बारे में पता था। आमतौर पर 9,999 वर्ष बीत जाने तक ये ताकतें अपनी सीमाओं तक पहुंच जाती हैं और अक्सर ये ताकतें उस वर्ष में एक आपदा द्वारा नष्ट हो जाती हैं। जो लोग इस आपदा से बच जाते हैं वे 10,000 वर्षों की ताकत बन सकते हैं। अगर वे नहीं बच पाते तो वे नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण दुष्ट ताकतें बहुत कम हैं और उनकी स्थिति शीर्ष ताकतों से भी ऊंची है। इस बार प्राचीन अवशेषों में खजाने की होड़ इन लोगों के आने से और जीवंत हो जाएगी, प्रबंधक ने कहा। सहस्त्र योजन महल के युवा मालिक और शिवालिक महल के तीसरे महल की कल्टीवेशन का स्तर क्या है? रुद्र ने पूछा। इन दोनों लोगों की विशिष्ट कल्टीवेशन की विस्तृत जांच की जरूरत है। अगर युवा मालिक को इसकी जरूरत है तो मैं विस्तार से जांच कर सकता हूं, प्रबंधक ने कहा। नहीं, पहले इन्हीं को कर लो। रुद्र ने हाथ हिलाया और जांच जारी रखी। नीलम आत्मा पत्थर पर्याप्त नहीं थे। हालांकि इस बार डीटिंग महल में व्यर्थ नहीं आया। न केवल उसे अपने दुश्मन का पता चला, बल्कि उसे प्राचीन अवशेषों के खुलने की खबर भी मिली। जाहिर है इस प्राचीन अवशेष के खुलने की खबर को प्रचारित नहीं किया गया था, वरना यह इंद्रपुर में फैल गई होती। प्राचीन अवशेष कुछ प्राचीन ताकतें हैं जो अन्य कारणों से नष्ट हो गई थीं। लंबे समय के बाद इन प्राचीन ताकतों के अवशेष फिर से प्रकट हो गए। जब अवशेष निकलते हैं तो खजाने अनिवार्य रूप से निकलते हैं, इसलिए लोग अवशेषों में प्रवेश करके उनके लिए होड़ करते हैं। रुद्र ने नीलम आत्मा पत्थरों पर एक नजर डाली और डीटिंग हॉल में 6 खर्च किए। अब उसके पास केवल 30 बचे थे। भले ही इन 30 नीलम आत्मा पत्थरों को अवशोषित कर लिया जाए, फिर भी यह एक सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होगा। रुद्र ने भौहें चढ़ाईं और सोचने लगा। इस समय एक मध्यम आयु का व्यक्ति काले कवच पहने हुए रुद्र की ओर आया। पता नहीं उसने ध्यान नहीं दिया या कुछ और, लेकिन वह रुद्र से टकरा गया। टकराव के पल में मध्यम आयु के व्यक्ति ने सिर जमीन की ओर झुकाया। उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमकी। अगले जन्म में दूसरों को बेवजह नाराज मत करना। एक दुर्लभ जहर वाला खंजर रुद्र की छाती में घुसा। अचानक रुद्र की आंखों में बिजली की एक चमक दिखाई दी। धूम! मध्यम आयु के व्यक्ति की चेतना अचानक फट गई। हालांकि यह केवल एक पल तक चला। अगले पल 4 स्तरों की बुरी शक्ति और 3 स्तरों की गेंगजिन शक्ति वाला खूनी तलवार उसकी भौहों को छेद चुका था।
दुर्लभ झर वाला खंजर नीचे गिरा और रुद्र ने इसे आसानी से पकड़ लिया और अपनी अंगूठी में डाल दिया। जहां तक मध्यम आयु के व्यक्ति का सवाल है, वह गिर गया। यह कोई साधारण हरकत नहीं है। उसने वास्तव में गहन सत्य क्षेत्र के एक लड़के को, जो हत्या में माहिर है, मुझे मारने के लिए भेजा। रुद्र अचानक उसी पल गायब हो गया और अगले पल वह कोने में प्रकट हुआ, जहां एक घोड़े के चेहरे वाला आदमी छिपा हुआ था। जिस पल इस आदमी ने रुद्र को देखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया। विरुषा के लोग। रुद्र ने इस घोड़े के चेहरे वाले आदमी को पहचान लिया। वह तीसरा आदमी था जो चोल कबीले के प्रशिक्षण में भाग लेते समय विरुषा के साथ था। मुझे मत मारो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह सब टूबा यह सब विरुषा ने हमें करने के लिए कहा था। मैं केवल तुम्हारी निगरानी के लिए जिम्मेदार था। तुम पर हमला करने वाला व्यक्ति विरुषा द्वारा आमंत्रित किया गया था। घोड़े के चेहरे वाला आदमी डर से पीला पड़ गया। हालांकि वह भी गहन सत्य क्षेत्र का मार्शल योद्धा था। वह जानता था कि अगर रुद्र उसे मारना चाहता तो वह कभी नहीं भाग सकता। यह लड़का बहुत डरावना है। मैंने सोचा था कि वह उसकी पूरी ताकत थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने और भी मजबूत क्षमताएं छिपाई थीं। मुझे एक कारण दो कि मैं तुम्हें क्यों न मारूं, रुद्र ने हल्के से कहा। मैं। घोड़े के चेहरे वाला आदमी बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। स्वाभाविक रूप से वह मरना नहीं चाहता था। जब वह सोच रहा था, उसे तेज और डरावना तलवार का इरादा महसूस हुआ। मुझे पता है कि विरुषा कहाँ है। साथ ही उसके पिता ने उसके लिए 9 पत्ती रहस्यमयी कमल लगाया था, जिसकी देखभाल करने के लिए। मुझे पता है कि वह 9 पत्ती रहस्यमयी कमल कहाँ है। घोड़े के चेहरे वाले आदमी ने दांत पीसकर कहा। 9 पत्ती रहस्यमयी कमल? इतने महत्वपूर्ण अमृत के बारे में तुम्हें कैसे पता? रुद्र ने संदेहपूर्ण नजरों से देखा। आखिरकार यह अमृत अत्यंत दुर्लभ था। घोड़े के चेहरे वाला आदमी केवल विरुषा का अनुयायी था। विरुषा उसे कैसे जानने दे सकती थी? सच कहूं, मेरे दादाजी विरुषा के दादाजी के अनुयायी थे। मेरे पिता भी थे और मैं भी। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियां विरुषा के अनुयायी रही हैं, इसलिए वह मुझ पर बहुत भरोसा करती है। विरुषा के बारे में मुझे कुछ चीजें पता हैं। जहां तक 9 पत्ती रहस्यमयी कमल की बात है, मुझे उनके पिता और बेटी के बीच की बातचीत को गलती से सुनकर पता चला। घोड़े के चेहरे वाले आदमी ने जल्दी कहा। ठीक है, तुम रास्ता दिखाओ। अगर मुझे 9 पत्ती रहस्यमयी कमल नहीं दिखा तो मैं तुम्हें सीधे मार डालूंगा, रुद्र ने कहा। घोड़े के चेहरे वाला आदमी आज्ञाकारी रूप से रास्ता दिखाने लगा और रुद्र बारीकी से पीछे चल रहा था। दोनों एक के बाद एक चोल कबीले में लौट आए। चोल कबीले का क्षेत्र बहुत बड़ा था, जैसे एक छोटा शहर। घोड़े के चेहरे वाले आदमी ने रुद्र को एक साइड हॉल में ले गया और फिर आसानी से तंत्र खोला। जाहिर है, यह घोड़े के चेहरे वाला आदमी यहां 1 या 2 बार नहीं आया था। क्लिक। रुद्र के सामने एक सुरंग दिखाई दी और उसमें से अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा फूटी। केवल अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा ही बाहर की दुनिया से कई गुना समृद्ध थी। केवल इन आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि यह गुप्त मार्ग वास्तव में अमृत उगाने के लिए उपयुक्त है। तुम इस तरह गुप्त मार्ग खोल रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि विरुषा इसे नोटिस कर लेगी? रुद्र ने गहरी आवाज में पूछा। डर नहीं, विरुषा अभी बहुत व्यस्त है। वह महीने में केवल 1 बार आती है और 9 पत्ती रहस्यमयी कमल अब भी परिपक्व नहीं हुआ है, घोड़े के चेहरे वाले आदमी ने जल्दी कहा। तुम पहले अंदर जाओ, रुद्र ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। घोड़े के चेहरे वाला आदमी आज्ञाकारी रूप से आगे चला और रुद्र पीछे चल रहा था। गुप्त मार्ग बहुत संकरा है और दीवारें बहुत खुरदरी हैं। ऐसा नहीं लगता कि इसे सावधानी से बनाया गया है, बल्कि यह एक अस्थायी गुप्त मार्ग है। क्या यह गुप्त मार्ग चोल कबीले ने नहीं बनाया? रुद्र ने पूछा। नहीं, इसे विरुषा के पिता ने बनाया था। उनके पिता ने गलती से खोज लिया था कि इस साइड हॉल के नीचे की आध्यात्मिक ऊर्जा चोल कबीले की आध्यात्मिक नसों से जुड़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने यह गुप्त मार्ग खोदा और इसमें कुछ जादुई अमृत लगाए। घोड़े के चेहरे वाले आदमी ने धीरे धीरे कहा। विरुषा का पिता वाकई कुछ नहीं है।
उसने अमृत लगाने के बाद चोल कबीले की आध्यात्मिक नसों से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को 30% कम कर दिया। इन वर्षों में चोल कबीले में नहीं पता कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित हुई है। 9 पत्ती रहस्यमयी कमल को कम से कम 15 साल तक लगाया गया है। मुझे नहीं पता कि इन 15 सालों में इसने कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित की है, जो कई कबीले वालों को सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त है। विरुषा का पिता ऐसा है और वह कुतिया विरुषा भी ऐसी ही है। उसे नहीं पता कि उसने चोल कबीले की कितनी अच्छी चीजें खाई या ली हैं, वरना उसकी प्रतिभा के साथ उसे इस साल के प्रशिक्षण में दूसरा स्थान पाने का मौका कैसे मिलता। सीधे शब्दों में कहें तो उसकी वास्तविक प्रतिभा विराज और अन्य लोगों से अच्छी नहीं है। अगर वह चोल कबीले की सीधी वंशज न होती और उसके पिता चीजें चला न पाते, तो वह आज जहां है वहां नहीं होती। बोलने के बाद घोड़े के चेहरे वाला आदमी घृणा और तिरस्कार से भरा हुआ दिखा। रुद्र ने घोड़े के चेहरे वाले आदमी की बकबक को नजरअंदाज किया और गुप्त मार्ग के नीचे की ओर देखा। उसने देखा कि एक लाल क्रिस्टल पर एक ग्रे 9 पत्ती रहस्यमयी कमल उग रहा था। समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा तैरने के बाद इसे 9 पत्ती रहस्यमयी कमल द्वारा लगातार अवशोषित किया जा रहा था और इसका पूरा शरीर हल्की ग्रे चमक के साथ खिल रहा था। मजबूत कमल की खुशबू नाक में घुस रही थी और इसे सूंघने से भी ताजगी महसूस हो रही थी। वह है 9 पत्ती रहस्यमयी कमल, घोड़े के चेहरे वाले आदमी ने कहा। मैंने सुना है कि अगर इसे लिया जाए तो यह उच्च क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। रुद्र, यह चीज अब तुम्हारी है। इसे जल्दी ले लो ताकि हम यहां से जा सकें। हालांकि विरुषा इस समय शायद यहां ना आए, लेकिन अगर वह आ गई तो? घोड़े के चेहरे वाले आदमी के आग्रह को सुनकर रुद्र ने उसे उदासीनता से देखा। 9 पत्ती रहस्यमयी कमल एक जादुई अमृत है, लेकिन परिपक्व होने से पहले इसका पूरा शरीर अत्यंत जहरीला होता है। अगर इसे गलती से छू लिया जाए और जहर शरीर में घुस जाए तो मर न भी जाए तो हिलना डुलना मुश्किल हो जाएगा, रुद्र ने कहा। घोड़े के चेहरे वाला आदमी पीला पड़ गया और सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। तुमने मुझे इसे लेने के लिए उकसाया क्योंकि तुम मुझे झड़ देना चाहते थे, है ना? मुझे डर है कि तुम्हारा हिसाब गलत था, रुद्र ने हल्के से कहा। घोड़े के चेहरे वाले आदमी का चेहरा बदल गया और फिर उसने दांत पीसकर क्रूर चेहरा बनाया और कहा, चूंकि तुमने पता लगा लिया है, मैं तुमसे लड़ूंगा। बोलते हुए घोड़े के चेहरे वाले आदमी ने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। रुद्र की आंखों में बिजली की एक चमक दिखाई दी। घोड़े का चेहरा वाला आदमी जड़ हो गया और अगले पल तलवार की रोशनी ने घोड़े के चेहरे वाले आदमी की भौहों को छेद दिया और उसके सिर के पीछे से निकल गई। स्वर्ग स्तरीय सुनहरे जानवरों की मार्शल आत्माओं को प्राचीन गुप्त क्षेत्र में ले जाया गया और फिर उन्हें मार्शल आत्मासार में बदल दिया गया। इन मार्शल आत्मासार को रुद्र ने 2 हिस्सों में बांट दिया और उन्हें क्रमशः भ्रम और प्रकाश मार्शल आत्माओं में डाल दिया। रुद्र ने अपनी नजर 9 पत्ती रहस्यमयी कमल पर डाली। अब इसमें 9 पत्तियां बन चुकी थीं और कलियां अभी अभी निकली थीं। इस गति से इसे पूरी तरह से परिपक्व होने में कम से कम 3 या 4 साल लगेंगे। इसे केवल तेजी से पकाना होगा। हालांकि इसका प्रभाव स्वतंत्र रूप से पकने की तुलना में कम होगा, लेकिन कुछ न होने से बेहतर है। रुद्र ने जगह को थोड़ा साफ किया और घोड़े के चेहरे वाले आदमी के शव को ठिकाने लगाया। ये सब करने के बाद रुद्र गुप्त मार्ग से निकल गया। इसके बाद रुद्र इंद्रपुर के पूर्वी क्षेत्र में गया और 20 बैंगनी आत्मा पत्थर खर्च करके ढेर सारी चीजें खरीदी। जितना अधिक पैसा होता है उतना ही कम खर्च होता है। रुद्र ने बचे हुए 10 बैंगनी आत्मा पत्थरों को देखा और आह भरी। वह आज 36 पत्थर लेकर निकला था और अब केवल ये बचे थे। साइड हॉल में लौटकर रुद्र ने गुप्त मार्ग की बाकी व्यवस्था को देखा। यह पक्का करने के बाद कि कोई नहीं आया था, उसने गुप्त मार्ग को फिर से खोला। गुप्त मार्ग में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने व्यवस्था शुरू की। सामग्री निकालकर रुद्र ने 9 पत्ती रहस्यमयी कमल के चारों ओर 3 स्तरीय आत्मा एकत्रण सरणी बनाई। रुद्र, जिसने पहले 6 स्तरीय आत्मा एकत्रण सरणी को सफलतापूर्वक बनाया था, के लिए 3 स्तरीय सरणी को
फिर से बनाना पहले की तुलना में अनगिनत बार आसान था और व्यवस्था की गति भी बहुत तेज थी। मुख्य बात यह थी कि सफलता की दर बहुत अधिक थी। केवल 1 घंटे के 1/4 समय में रुद्र ने पहली 3 स्तरीय आत्मा एकत्रण सरणी बना दी और फिर उसने इसे बनाना जारी रखा। समय धीरे धीरे बीतता गया और रुद्र, जिसने पूरा एक दिन बिताया, ने पहले ही 49 3 स्तरीय आत्मा एकत्रण सरणियां बना दी थीं। आखिरकार हो गया, अब शुरू करने का समय है। रुद्र ने अपने पैरों के नीचे 3 स्तरीय आत्मा एकत्रण सरणी को देखा और तुरंत 7 बैंगनी आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें इस तरह अलग किया जैसे कि सरणी की आंखें जुड़ी हों। जैसे ही 7वां बैंगनी आत्मा पत्थर डाला गया, 49 3 स्तरीय आत्मा एकत्रण सरणियां एक एक करके सक्रिय हो गईं और आसपास की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से खींच लिया गया। न केवल गुप्त मार्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा, बल्कि जमीन के नीचे की आध्यात्मिक ऊर्जा भी निकाली गई। अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा एक घने कोहरे की तरह थी। रुद्र ने उम्मीद नहीं की थी कि 49 3 स्तरीय आत्मा एकत्रण सरणी इतनी प्रभावशाली होगी। इसका प्रभाव लगभग एक 6 स्तरीय आत्मा एकत्रण सरणी से कम नहीं था, बल्कि कहीं ज्यादा मजबूत था। मुख्य बात यह थी कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी। 9 पत्ती रहस्यमयी कमल कांप रहा था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से सोख रहा था, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी अधिक थी कि वह इसे एक बार में पूरी तरह से सोख नहीं पा रहा था। इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को देखकर 9 पत्ती रहस्यमयी कमल निश्चित रूप से इसे पूरी तरह से सोख नहीं पाएगा। इसे बिखरने देना अफसोसजनक होगा। रुद्र बिना सोचे तिगुनी आत्मा एकत्रण सरणी क्षेत्र में कदम रखा। तरल जैसी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा रुद्र के शरीर में खींची गई। सच्ची ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी और उसके शरीर में निर्वाण की लौ भी फैलने लगी। शरीर में बनी अमृत गोली ने आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखना शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ने लगी। आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी समृद्ध थी कि रुद्र ने पूरी ताकत से इसे सोखने के बाद भी आसपास अभी भी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा तैर रही थी और वह इसे एक पल में पूरी तरह से सोख नहीं पा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रुद्र की ऊर्जा लगातार बढ़ती रही। इस पल में रुद्र की आभा में भारी बदलाव आया। रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी कल्टीवेशन अंततः हेदान क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई। अगर हम पहले अर्ध बर्बाद अवस्था में होते, तो हेदान क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक कल्टीवेशन संसाधन अब की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक होते। रुद्र के दिल में भावनाओं का उछाल आया। बात करें तो उसे दीनदयाल को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने उसकी ऊर्जा समुद्र को नष्ट कर दिया ताकि वह निर्वाण की पवित्र विधि का अभ्यास कर सके और ऊर्जा समुद्र को फिर से बना सके। हेदान क्षेत्र का शिखर केवल शुरुआत है। रुद्र ने अपना ध्यान 9 पत्ती रहस्यमयी कमल पर लगाया। 3 स्तरीय आत्मा एकत्रण सरणी के प्रभाव के तहत इसकी 7 पत्तियां लाल होने लगी थीं और कलियां पूरी तरह से खुल गई थीं और मुरझा रही थीं। जब बाकी 2 पत्तियां लाल हो जाएंगी तो यह परिपक्व हो जाएगा और रहस्यमयी कमल पैदा करेगा। यह अधिकतम आधे घंटे में परिपक्व हो जाएगा। रुद्र चुपचाप बैठा और इंतजार करने लगा, साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखकर अपनी स्थिति को हेदान क्षेत्र के शिखर की सीमा पर बनाए रखा। आधे घंटे बाद 9 पत्ती काले कमल की 9 पत्तियां लाल हो चुकी थीं और कमल की फली अपने अधिकतम आकार तक पहुंच गई थी और इसका रंग धीरे धीरे हरे से लाल हो गया। सबसे आकर्षक चीज कमल की फली में मौजूद 9 कमल के बीज थे। वे आग की तरह लाल, क्रिस्टल की तरह साफ और उनकी समृद्ध सुगंध मुंह में पानी लाने वाली थी। रुद्र ने 9 पत्ती काले कमल को एकटक देखा, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच गया था। इस पल में 9 पत्ती काले कमल की औषधीय गुणवत्ता लगातार बढ़ रही थी और लगभग अपनी सीमा तक पहुंच रही थी। जब आखिरी हरा निशान लाल हो गया, रुद्र ने तेजी से कदम बढ़ाया, 9 पत्ती काले कमल की फली को पकड़ा और इसे काट दिया। काटने के पल में 9 पत्ती काला कमल तेजी से मुरझा गया और एक मरे हुए पेड़ की तरह हो गया और इसमें जड़ें जमाए लाल क्रिस्टल भी मंद पड़ गए और टूट गए। रुद्र के हाथ में मौजूद कमल की फली से अत्यंत समृद्ध सुगंध निकल रही थी और 9 कमल के बीजों में आश्चर्यजनक औषधीय शक्ति थी। हालांकि यह सबसे अच्छे गहरे लाल स्तर तक नहीं पहुंचा,
लेकिन लाल तक पहुंचना अच्छा है। ऐसा लगता है कि विरुषा और उनकी बेटी ने इन वर्षों में इसकी अच्छी देखभाल की है, वरना गुणवत्ता इतनी उच्च नहीं होती। रुद्र ने कमल की फली को देखते हुए कहा, यह 9 पत्ती काला कमल उस ब्याज की तरह है जो तुमने मुझे मारने के लिए किसी को भेज कर दिया। इसे लेने के बाद हम हिसाब बराबर करेंगे। रुद्र ने 9 कमल के बीज निकाले। वे 9 पत्ती काले कमल का सार थे। पूरे 9 पत्ती काले कमल की औषधीय शक्ति उन पर केंद्रित थी। इसके अलावा रुद्र ने उन्हें तब इकट्ठा किया जब औषधीय शक्ति सबसे मजबूत थी, इसलिए उनकी गुणवत्ता पहले से ही शीर्ष स्तर की थी। रुद्र ने 9 कमल के बीजों को एक साथ निगल लिया। धम! आश्चर्यजनक औषधीय शक्ति ने रुद्र के शरीर पर प्रहार किया। रुद्र के शरीर से एक तेज आवाज आई। उसकी त्वचा अचानक फट गई और चारों ओर खून छलक गया। इससे पता चलता है कि 9 पत्ती काले कमल की औषधीय शक्ति कितनी प्रबल थी। रुद्र ने ऐसा करने की हिम्मत की क्योंकि वह एक शारीरिक कल्टीवेशन करने वाला था और उसका शरीर पर्याप्त मजबूत था। अगर यह अन्य मार्शल कला कल्टीवेशन करने वाले होते तो वे 9 कमल के बीजों को एक साथ निगलने की हिम्मत नहीं करते। वे अधिकतम धीरे धीरे एक एक करके निगलते। लेकिन अगर ऐसा किया जाता तो उच्च स्तर की कल्टीवेशन तक पहुंचना मुश्किल होता। 9 बीजों को एक साथ लेने से हालांकि औषधीय शक्ति भयानक थी, लेकिन यह क्षेत्र की बाधा को तोड़ना भी आसान था। धम! 9 पत्ती काले कमल की औषधीय शक्ति रुद्र की अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत थी। उसके शरीर की त्वचा बार बार फट रही थी और खून बह रहा था। रुद्र को इन चीजों की परवाह नहीं थी और वह लगातार औषधीय शक्ति को इकट्ठा करके क्षेत्र की बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। गोली के संयोजन के बाद यह गहन सत्य है। 9 पत्ती काले कमल की औषधीय शक्ति के तहत संयोजन गोली बदलने लगी। इसकी गति बहुत धीमी थी क्योंकि यह गाढ़ा होने लगी थी। यह प्रक्रिया सबसे कठिन और असफल होने की सबसे अधिक संभावना थी। जबकि संयोजन गोली बदल रही थी, रुद्र का तलवार मार्ग लगातार उसमें डाला जा रहा था और बदली हुई संयोजन गोली के साथ लगातार मिल रहा था। तलवार और गोली का संयोजन, यह तलवार राजा के गठन की अनूठी प्रक्रिया थी। जैसे जैसे तलवार मार्ग लगातार बदली हुई संयोजन गोली में एकीकृत हो रहा था, रुद्र की तलवार मार्ग की समझ और मजबूत होती जा रही थी और वह धीरे धीरे तलवार पर महारत हासिल कर रहा था। पहले हालांकि रुद्र के पास तलवार राजा क्षेत्र का तलवार मार्ग था, लेकिन उसके हाथ में यह तलवार राजा क्षेत्र का तलवार मार्ग एक बच्चे के हाथ में 100 पाउंड वजन की भारी तलवार की तरह था। हालांकि वह इसे नचा सकता था, लेकिन यह बहुत मेहनत वाला था और वह इसकी वास्तविक शक्ति को नहीं निकाल सकता था। अब यह अलग था। रुद्र बढ़ रहा था। वह धीरे धीरे तलवार को नियंत्रित कर रहा था, जो तलवार राजा क्षेत्र की थी। 9 पत्ती काले कमल के प्रभाव के तहत हेदान धीरे धीरे मानव रूप में बदल गया। गठन के पल में रुद्र के शरीर में मौजूद सांस में भारी बदलाव आया। सच्ची ऊर्जा एक गाढ़े तरल की तरह उमड़ने लगी और उसमें से और मजबूत शक्ति निकलने लगी। गहन सत्य क्या है? रुद्र का दिमाग मानव आकार के हेदान में डाला गया। उस पल में वह मानव आकार के हेदान में बदल गया। वह न केवल शरीर के अंदर देख सकता था, बल्कि शरीर के बाहर भी। यह गहन सत्य है। एक मार्शल कलाकार का दिमाग शरीर से बाहर निकलता है और मानव आकार के हेदान में मिल जाता है, जिसे गहन सत्य कहा जाता है। हु! रुद्र के शरीर से गड़गड़ाहट के बराबर तलवार की आवाज आई। इस पल में रुद्र का शरीर तलवार के इरादे से भरा हुआ था। यह तलवार का इरादा अब बाहर की ओर बिखर नहीं रहा था, बल्कि रुद्र के शरीर के हर हिस्से में समा गया था। रुद्र को केंद्र में रखकर आसपास 10 फीट के दायरे में हवा विकृत हो गई और घने तलवार के प्रकाश उभर आए। तलवार के प्रकाश में मौजूद रुद्र एक वास्तविक राजा की तरह था, जो इन तलवार के प्रकाश को नियंत्रित कर रहा था। रुद्र ने जमीन पर मौजूद तिगुनी आत्मा एकत्रण सरणी पर एक नजर डाली। उसकी आंखें थोड़ा हिलीं और तलवार के प्रकाश ने तिगुनी आत्मा एकत्रण सरणी को नष्ट कर दिया। अब उसके साथ हिसाब बराबर करने का समय है। रुद्र ने बुदबुदाया, गुप्त मार्ग से निकला और चोल कबीले के पूर्वी आंगन की ओर सीधे चल पड़ा। रुद्र के जाने के कुछ समय बाद विरुषा अकेले साइड हॉल में आई। उसका चेहरा अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके भेजे हुए लोग वापस नहीं आए थे।
ये बहुत संभावना थी कि उन दो लोगों को परेशानी हो गई थी। बेकार में दो आदमियों को खोना, और उनमें से एक उसका पिता द्वारा प्रशिक्षित गहन हत्यारा था जो हत्या में माहिर था। अगर उसके पिता को पता चला तो वह निश्चित रूप से उसे डांटेगा। पिता द्वारा डांटे जाने के विचार ने विरुषा को और भी नाखुश कर दिया। यह मत सोचो कि इस आपदा से बचने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। इंतजार करो, मैं हार नहीं मानूंगी, विरुषा ने अपने दिल में ठंडे स्वर में कहा। विरुषा ने बेतरतीब ढंग से गुप्त मार्ग खोला और नीचे जाने वाली थी कि उसे अचानक कुछ गलत लगा, क्योंकि गुप्त मार्ग में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी, जो पहले गुप्त मार्ग में प्रवेश करने की स्थिति से अलग थी। यह क्या हो रहा है? आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम क्यों हो गई है? क्या 9 पत्ती काला कमल परिपक्व हो गया है? नहीं, मेरे पिता ने कहा था कि इसे परिपक्व होने में अभी 3 या 4 साल और लगेंगे। क्या कुछ गलत हो गया है? बाद की बात सोचकर विरुषा का चेहरा बदल गया। अगर 9 पत्ती काले कमल में कोई समस्या थी तो उसका पिता निश्चित रूप से उसकी खाल उधेड़ देगा। आपको पता है, यह 9 पत्ती काला कमल एक कीमती आध्यात्मिक औषधि थी जिसे विरुषा के पिता ने बहुत मेहनत से प्राप्त किया था, और इसके लिए उनके 2 विश्वास पात्र मारे गए थे। इसे लगाने के लिए विरुषा के पिता ने यह जगह ढूंढी और ऐसा गुप्त मार्ग खोदा, इसे अंदर लगाया और चोल कबीले की आध्यात्मिक नस की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखकर इसे बढ़ाया। इसे लगाए हुए 15 साल हो गए थे और इसे परिपक्व होने में केवल 3 या 4 साल और इंतजार करना था। विरुषा तेजी से नीचे दौड़ी और जब उसने गुप्त मार्ग की गहराई में मरे हुए पेड़ की तरह 9 पत्ती काले कमल को देखा, वह ठिठक गई। गायब! 9 पत्ती काला कमल गायब हो गया। विरुषा को लगा जैसे उस पर आकाश से बिजली गिरी हो और वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गई। मरे हुए पेड़ जैसे 9 पत्ती काले कमल को खाली नजरों से देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? विरुषा चीख पड़ी और वह पूरी तरह से पागलपन की स्थिति में पहुंच गई। 10 साल पहले उसके पिता ने इस 9 पत्ती काले कमल को उसकी देखभाल के लिए दिया था और उसने भी पूरे 10 साल तक इसकी देखभाल की थी। बस जब तक यह परिपक्व होता, वह 3 कमल के बीज प्राप्त कर सकती थी और फिर उन 3 कमल के बीजों का उपयोग करके वह उच्च स्तर की कल्टीवेशन तक पहुंच सकती थी। परिणाम स्वरूप अब यह गायब हो गया। 10 साल तक जिस 9 पत्ती काले कमल की उसने मेहनत से रक्षा की थी, वह बस ऐसे ही गायब हो गया। क्या यह परिपक्व हो गया और मेरे पिता ने इसे ले लिया? विरुषा ने खुद को शांत करने की कोशिश की। इस बारे में सोचकर उसने इसे दृढ़ता से खारिज कर दिया। अगर यह वास्तव में परिपक्व हुआ होता तो मेरे पिता खुद आते और उसे लेकर जाते। वह कभी भी उसे बताए बिना इसे नहीं ले जाते। किसी ने इसे चुरा लिया। हाँ, किसी ने 9 पत्ती काले कमल को चुरा लिया। लेकिन क्या 9 पत्ती काले कमल को परिपक्व होने में अभी 3 साल नहीं थे? यह ऐसा क्यों हो गया? क्या किसी ने कुछ तरीके इस्तेमाल करके 9 पत्ती काले कमल को परिपक्व कर दिया और सारे कमल के बीज चुरा लिए? इसके बारे में सोचकर विरुषा का चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया। उसे एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ कि अगर उसके पिता को पता चला तो वह निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। आखिर कौन, किसने 9 पत्ती काले कमल के बीज चुराए? तुम्हें लानत है, मुझे तुम्हें ढूंढने न दे, वरना मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। विरुषा गुस्से में थी और फिर उसने अपने गुस्से को दबाया और 1 हफ्ते तक खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।